नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की। बताएंगे कि बिहार में सत्ता से बाहर होगी बीजेपी। जानेंगे कि सोनिया गांधी ने की विपक्ष से क्या अपील और बीजेपी से क्यों नाराज हैं एआईएडीएमके। और बुलेटिन के आखिर में बात असम में मदरसों से छिनी सरकारी मदद की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को दी मंजूरी। 31 दिसंबर को आयोजित होगा केरल विधानसभा का विशेष सत्र। पत्नी वर्षा राउत पर ईडी के समन पर मोदी सरकार पर संजय राउत नाराज। कहा, राजनीतिक मतभेद के लिए महिलाओं को परेशान कर रही केंद्र सरकार। 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी जरूरी चीजें। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों की कीमतों में 10% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 380 अंकों की तेजी के साथ 47,554 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 123 अंकों की तेजी के साथ 13,873 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानून पर अन्नदाताओं का आंदोलन जारी है। सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत का इंतजार है। अन्नदाता और सरकार दोनों अपने अपने रुख में नरमी लाते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कितनी जल्दी बातचीत से हल निकल जाएगा, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 33वां दिन था। अन्नदाता 3 दिन से इंतजार कर रहे थे सरकार के जवाब का, क्योंकि उनकी ओर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था और दोपहर को सरकार की ओर से कहा गया कि 29 नहीं 30 दिसंबर को बातचीत होगी। समय भी सुबह 11 बजे की जगह दोपहर 2 बजे का रखा गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से अन्नदाताओं को इसकी सूचना दे दी गई है। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों के बीच बातचीत को लेकर मंथन का दौर चलता रहा। सरकार बातचीत में संशोधन के कुछ और प्रस्ताव दे सकती है। इस बीच आज प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाते हुए संकेत दे दिए कि ये कानून वापस नहीं होंगे। इस बीच अन्नदाताओं ने भी अपने रुख में किसी तरह की नरमी न आने के संकेत दिए हैं। आंदोलन कर रहे अन्नदाता संगठनों का कहना साफ है कि बातचीत कृषि कानून खत्म करने के तरीके पर ही होगी। इससे 1 इंच पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए। किसानों की घर वापसी तभी होगी जब सरकार के कानूनों की वापसी होगी। हमें कोई संशोधन मंजूर नहीं है, पूरा कानून ही रद्द होना चाहिए। इस बीच हरियाणा में खट्टर सरकार पर भी अन्नदाताओं ने अपना दबाव बढ़ा दिया है। सिंघू बॉर्डर पर बैनर और पोस्टर देखे जा रहे हैं, जिसमें जेजेपी नेता और हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गायब होने के दावे किए जा रहे हैं। अन्नदाताओं का कहना है कि दुष्यंत यदि उनके साथ हैं तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो तो गायब दिख रहे हैं। यानी अन्नदाताओं ने दुष्यंत को संदेश दे दिया है कि वो सरकार से बाहर हो जाएं। अब देखना है कि 30 दिसंबर को सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत का क्या परिणाम निकलता है। राजीव जी, बैठक 29 की जगह 30 को होगी। बैठक की तारीख को लेकर किसी को अड़ना नहीं चाहिए। वैसे सरकार को हक है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से तारीख तय करे, लेकिन जिस तरह से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, क्या 30 दिसंबर की बैठक में कोई हल निकल पाएगा? और हल निकालने के लिए किसे कितना झुकना होगा? देखिए दामिनी, अगर किसी समस्या का समाधान निकालना हो तो दोनों ही पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना तो पड़ता ही है, लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों पक्ष बराबर हों। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन में ये बराबरी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पक्ष सत्ता का है जिसके पास ताकत है कि वो कानून बनाए, और दूसरा पक्ष किसानों का है जो इन कानूनों से खुद को ठगा हुआ और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अगर समाधान निकालना है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों को ये एहसास कराए कि वो उन्हें किसी भी कीमत पर पीड़ित नहीं होने देगी। दुख इस बात का है दामिनी कि सरकार अब तक ऐसा नहीं कर पाई है। राहत की जगह वो लगातार किसानों को अपनी अकड़ का एहसास करा रही है। इसीलिए महीने भर बाद भी किसान दिन रात सड़कों पर हैं। अब 30 तारीख को वार्ता का अगला दौर तय हुआ है, तो यही देखना होगा कि सरकार कितना झुक सकती है। किसानों की मांग तो साफ है कि वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं और एमएसपी की कानूनन गारंटी चाहते हैं। अगर सरकार सचमुच आम जनता का, गरीबों का और किसानों का हित चाहती है तो उसे इन मांगों को पूरा करने के लिए हाँ कहना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव जी। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 136 साल पहले आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी। इस मौके पर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के कामों को याद करने के साथ ही देश की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जताई। साथ ही पूरे विपक्ष को एकजुट होने के लिए कहा। तो क्यों विपक्ष को एकजुट करना चाहती हैं सोनिया गांधी? देखिए ये रिपोर्ट।
साल 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। आज अपने स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, इस दौरान पार्टी को और मजबूत बनाने की जरूरत है। वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज फिर से परिस्थितियां आजादी से पहले की तरह है। जनता के अधिकार दबाए जा रहे हैं। चारों तरफ सरकार की मनमानी का आलम है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खेत खलिहान खत्म किया जा रहा है। देश के अन्नदाता पर नए कानून थोपे जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बार फिर देश को मनमानी करने वाले से बचाएं और उनसे लोहा लें। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। सोनिया गांधी ने विपक्ष से भी एकजुट होने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जिस तिरंगे के नीचे हमने आजादी हासिल की थी, आज उसी तिरंगे के नीचे हमें एकजुट होना होगा। कांग्रेस को हर मोर्चे पर मजबूत बनाना होगा। ये तिरंगा कांग्रेस और देशवासियों के लिए जीने का हौसला है, लोगों की आशाओं का प्रतीक है और देश का गौरव है। हमें आम जन के दिलों को जीतना है। सोनिया गांधी केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना चाहती हैं, लेकिन एनडीए तो खुद ही कमजोर होता जा रहा है। 4 महीने में ही उसके 2 सहयोगी अकाली दल और आरएलपी उसका साथ छोड़ चुके हैं। एलजेपी कभी भी एनडीए से अलग हो सकती है और अब जेडीयू के साथ ही बीजेपी की तल्खी बढ़ती जा रही है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया है जो दोनों दलों में मनमुटाव के साफ संकेत दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या बिहार के सीएम नहीं बनना चाहते थे नीतीश कुमार? क्या नीतीश को जबरदस्ती बनाया गया सीएम? क्या जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में आ गई है दरार? ये सवाल नीतीश कुमार के उस बड़े बयान के बाद उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था। मैंने तो एनडीए की बैठक में भी कह दिया था, लेकिन सबका बहुत दबाव रहा, मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा। उन्होंने इशारों में बीजेपी को सिद्धांतों का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि आज के दौर में जेडीयू के सिद्धांत और मूल्यों की देश को बड़ी दरकार है। नीतीश का ये बयान जेडीयू और बीजेपी में दरार के साफ संकेत दे रहा है। दरअसल उन्होंने ये बात ऐसे वक्त बोली है जब बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। इसे लेकर ही जेडीयू खफा है और बीजेपी को गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ा रही है। लेकिन बीजेपी बार बार नीतीश को सीएम बनाने का एहसान जता रही है, मगर आज नीतीश ने साफ कर दिया कि ये मेहरबानी नहीं है बल्कि जबरदस्ती है। उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अगर बीजेपी यूं ही दबदबा बनाने की कोशिश करती रही तो वो सीएम पद छोड़कर सरकार गिराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी नीतीश का सियासी इतिहास बताता है कि वो पार्टी को नुकसान होता देख गठबंधन कभी भी तोड़ देते हैं और दूसरे दल के साथ सरकार बना लेते हैं। अब अगर नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो वो फिर से लालू से हाथ मिला सकते हैं और फिर बीजेपी बिहार की सत्ता से बेदखल हो सकती है। खैर, अभी तो केवल कयास लगाए जा रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या फिर से होगा बिहार में सत्ता परिवर्तन। नीतीश कुमार नाराज हैं बीजेपी से क्योंकि बीजेपी का व्यवहार दोस्ती वाला नहीं है। वहीं तमिलनाडु में भी बीजेपी का सहयोगी उससे नाराज दिख रहा है। बीजेपी को एआईएडीएमके की ओर से चेतावनी मिल रही है कि गठबंधन करना है तो एआईएडीएमके की शर्तों पर होगा। बीजेपी की ना तो ज्यादा सुनी जाएगी और सत्ता मिली तो भागीदारी भी नहीं दी जाएगी। तो आखिर क्यों बीजेपी से नाराज है एआईएडीएमके? देखिए ये रिपोर्ट। आजकल बीजेपी के सहयोगी उससे कुछ ज्यादा ही खफा दिख रहे हैं। पंजाब में अकाली दल ने साथ छोड़ा तो राजस्थान में आरएलपी ने, बिहार में जेडीयू के साथ भी बीजेपी का तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच एआईएडीएमके ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 6 महीने में ही होना है और बीजेपी यहां जोर शोर से प्रचार में जुटी है और इसे लेकर एआईएडीएमके के टॉप लीडर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर केपी मनुसैमी ने बीजेपी को तल्ख भाषा में नसीहत देते हुए कहा कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके ही गठबंधन का नेतृत्व करेगी। बीजेपी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर पलानीस्वामी को ही स्वीकार करना होगा। अगर भाजपा ये शर्त स्वीकार करता है तो ठीक है, वरना वे 2021 विधानसभा चुनाव में अपने विकल्पों पर विचार कर ले। साथ ही 2021 में विधानसभा चुनावों में अगर एआईएडीएमके गठबंधन को जीत मिलती है तो बीजेपी को सरकार में जगह नहीं दी जाएगी, वो सरकार से बाहर ही रहेगी।
मनु सैमी ने इशारों में बीजेपी की रजनीकांत से बढ़ती नजदीकियों को लेकर नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसके साथ जाना है ये फैसला वो कर ले, लेकिन एआईएडीएमके किससे गठबंधन करेगी ये फैसला सिर्फ एआईएडीएमके करेगी। मनु सैमी ने कहा कि देश की राजनीति की तुलना में तमिलनाडु की राजनीति अलग है। यहाँ द्रविड़ पार्टियों का दबदबा है, यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है। मनु सैमी के बयान से साफ है कि तमिलनाडु में बीजेपी की कोई ताकत नहीं है और वो पूरी तरह से एआईएडीएमके के सहयोग पर निर्भर है। बीजेपी को भी ये बात माननी होगी, नहीं तो एआईएडीएमके बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगा। बिहार और तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी ही उससे नाराज दिख रहे हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी के पास सहयोगी ही नहीं है। लेकिन यहाँ की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का दावा है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरने में नाकाम मोदी सरकार अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद ले रही है। वहीं सीबीआई भी ममता के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अब 5 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन उससे पहले राज्य में सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी पुराने मामलों की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया है। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई एक बार फिर सक्रिय हो गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है। सीबीआई ने अपनी याचिका में दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राहत कोष से तारा टीवी के कर्मचारियों को मई 2013 से अप्रैल 2015 तक नियमित रूप से भुगतान किया गया। तारा टीवी शारदा समूह के हिस्से के रूप में जांच के दायरे में था। इसके लिए प्रतिमाह 27 लाख रुपए खर्च किए गए, जो करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए होती है। जबकि अदालत का आदेश साफ था कि कर्मचारियों को कंपनी के फंड से भुगतान किया जाना है, लेकिन सरकार के दबाव में कर्मचारियों को सीएम रिलीफ फंड से भुगतान किया गया है। ये बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच के लिए 16 अक्टूबर 2018 को एक पत्र पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखा गया, लेकिन उनकी ओर से सही जवाब नहीं दिया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शक जताते हुए सीबीआई ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की गई। सीबीआई ने 2013 में पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल कुमार घोष से पूछताछ का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शारदा समूह के प्रमोटर सुदीप्त सेन के बीच अच्छे संबंध थे। इस मामले में सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से भी पूछताछ की इजाजत मांगी है। सीबीआई ममता की घेराबंदी में जुटी है तो टीएमसी ने ममता बनर्जी का बचाव किया है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर टीएमसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ममता बनर्जी की छवि खराब करना चाहती है। बीजेपी राज्य में टीएमसी को टक्कर नहीं दे पा रही है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात असम में मदरसों के लिए बंद होती सरकारी मदद की। असम में अगले साल से सरकार की तरफ से मदरसों को मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। सोनोवाल सरकार इसे लेकर विधानसभा में बिल पेश करेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले का जमकर विरोध कर रहा है। बीजेपी पर बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार मदरसों को मिलने वाली मदद को निरस्त करने का विधेयक पेश करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इसकी जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि मैं आज मदरसे के प्रांतीयकरण को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश करूंगा। एक बार बिल पास होने के बाद असम सरकार द्वारा मदरसा चलाने की प्रथा खत्म हो जाएगी। इस प्रथा की शुरुआत स्वतंत्रता पूर्व असम में मुस्लिम लीग सरकार ने की थी। सरकार के इस फैसले से राज्य के सभी सरकारी मदरसों और अरबी कॉलेजों को मिलने वाली सरकारी मदद बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि असम विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। अब इसको लेकर असम की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार के इस कदम का विरोध कर रहा है। सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इसे सोनोवाल सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।